हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। आज जनरल चैप्टर है आपका। जनरल के सारे रूल्स देखेंगे, सारी की सारी एंट्रीज देखेंगे कैसे होती हैं। रिवीजन का आपका 4th वीडियो है बेटा, ठीक है ना, जिसमें आज हम जर्नल को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने ये जर्नल वीडियो कंप्लीटली देख ली तो मैं गारंटी कहता हूं आपसे कि आपको जर्नल की किसी भी एंट्री में इश्यू नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। तो आपको पूरी मेहनत के साथ इसको देखना है। बस 1 घंटे से मुश्किल से कम ही रहेगी क्लासेस, तो 1 घंटे में पूरा जर्नल कंप्लीट करूंगा, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बस 1 घंटा पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और समझते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, क्या करना है स्टार्ट में, बोलो। इतना किसने बढ़ा दिया भाई, लिखना है कि ड्राइंग बनानी है। चलो बेटा, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जर्नल के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल जानेंगे, बेसिक एंट्रीज को पढ़ेंगे, और जितनी भी एंट्री है जर्नल में वो सारी की सारी एंट्रीज को हम क्या करेंगे बेटा, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये हमारे टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं बेटा डेफिनेशन की। जनरल की डेफिनेशन 1 नंबर में आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 नंबर में अगर जनरल की डेफिनेशन आ गई तो आप याद रखना, द बुक ऑफ, क्या लिखा है, द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जर्नल। जो हम बेसिकली हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तुम इधर बैठ जाओ, इधर यहाँ पे बैठो, थोड़ा झुक के बैठना है, इधर शिफ्ट हो जाओ, ठीक है ना। क्या बोल रहा था मैं, द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जर्नल, प्रिसाइजली द बुक ऑफ प्राइम एंट्री विच मींस डे बुक। क्या बोलते हैं भैया इसको, डे बुक भी बोलते हैं। ट्रेडर रिकॉर्ड हिज टोटली डेली ट्रांजैक्शन इन इट। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलिज्म। ये किसने बोला था, रॉलैंड ने बोला था। मतलब समझ में आया कि हम डे टू डे जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हम जो भी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन डे टू डे हो रहे हैं, उन बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को जिस भी बुक में लिखते हैं उसे जर्नलिज्म बोलते हैं। क्लियर हो गया, ये रोलैंड ने बोला था। ऐसे एमजे किलर थे, इन्होंने क्या बोला, द जर्नल इज ए क्रॉनिकल रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। क्रॉनिकल रिकॉर्ड्स, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे क्या करेंगे भैया, वो भी किसके, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। कौन से ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मनी की टर्म में हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करना, उसे जर्नल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया, ये भी मीनिंग है। लेकिन इसका सिस्टम क्या होता है, ध्यान से देखो। जर्नल एंट्री, सबसे पहले क्या करेंगे, एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल कॉल्ड जर्नल एंट्री। ठीक है, जितनी भी एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उन सबको जर्नल एंट्री बोलते हैं। समझ में आ गया, जितनी भी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री बोलते हैं। जर्नलिज्म क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज जर्नल इज नोन एज जर्नलिज्म। जिस प्रोसेस में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस भी प्रोसेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे जर्नलिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, जो भी प्रोसेस है आपका, पोस्टिंग, द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री टू लेजर अकाउंटिंग इज कॉल्ड पोस्टिंग। समझ गए ना, जर्नल एंट्री से कहां तक ले जाना भैया, लेजर तक ले जाना, लेजर तक ले जाना, उसे क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। समझ गए ना। जर्नल बन के बाद में हम क्या करते हैं भैया, जर्नल बनाने के बाद में हमें लेजर भी बनाना होता है। जब लेजर बन रहे हैं तो उसमें पोस्ट तो करेंगे ना, तो उसको ले जाना जर्नल से किसमें, लेजर में, उसे पोस्टिंग कहते हैं। फॉर्मेट क्या होता है इसका, लेजर का, आप लोग जानते हो, ये क्या है बेटा, फॉर्मेट है। क्लियर है ना, फॉर्मेट है। आप लोगों को बेटा देखो, मैं रिवीजन करा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मेट आपको पता है, लेकिन बताना जरूरी होता है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, ये जर्नल फॉलियो होता है। ठीक है ना, जर्नल फॉलियो बनना जरूरी है। एक डेबिट अमाउंट होता है और यहाँ क्या होता है बेटा, क्रेडिट अमाउंट। बाकी जर्नल एंट्री, अगर कुछ भी हमने परचेज किया, क्या किया बेटा, परचेज किया, क्या, गुड्स को, किसको परचेज किया, गुड्स को परचेज किया, तो आप क्या लिखोगे बेटा, सर परचेज अकाउंट डेबिट, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू किसमें, अगर कैश में किया है हमने तो कैश, टू कैश अकाउंट। आ गया भैया, इसके रूल्स के बारे में मैं बताने वाला हूं अभी। यहां पे क्या होगा भैया, आपकी एंट्री हो जाएगी। क्लियर, जो डेबिट अमाउंट है उसको डेबिट अमाउंट को यहां लिख देंगे, क्रेडिट अमाउंट को आपको यहां लिख देंगे। धीरे धीरे करके सारे रूल्स को जानते हैं, क्या रूल्स होते हैं, कैसे अकाउंट्स होते हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है भैया, सब्सिडरी बुक के बारे में और जान लेते हैं। सब्सिडरी बुक क्या होती है, एक कैश बुक होती है भैया फॉर रिकॉर्डिंग द कैश ट्रांजैक्शंस। कैसी भैया, सब्सिडरी बुक किसे कहते हैं, जितने भी हमारे कैश में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक को, उसे सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। परचेज बुक कैसी होती है, जो हम परचेज कर रहे हैं वो भी कैसे ट्रांजैक्शन को, क्रेडिट पर। देखो, सब्सिडरी बुक के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो आपके एक, आपका सिंपली क्या होगा बेटा, एक चैप्टर भी है। ठीक है ना, नॉर्मल यहाँ पे बता दिया है कौन कौन सी सब्सिडरी बुक होती है। एक होती है कैश बुक, एक होती है परचेज बुक। कैश बुक जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे कैश में हो रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, वो होती है हमारी कैश बुक में। परचेज, उधारी में हम क्या कर रहे हैं भैया, क्रेडिट पर अगर जो भी चीजें परचेज कर रहे हैं उसको हम परचेज बुक लिखते हैं।
उधारी में हम क्रेडिट पर अगर हम सेल कर रहे हैं उसे कहां लिखते हैं, सेल्स बुक में लिखते हैं। सेल तो पता ना समझ में आता है ना, सेल कर रहा है, बेच रहे हैं हम लोग। परचेज रिटर्न की अलग बुक होती है बेटा, ठीक है ना, आगे समझ में। जो क्रेडिट पर परचेज करते हैं उसके लिए अलग बनाते हैं, ठीक है, आगे चलकर आपको पढ़ना पड़ेगा। और सेल्स रिटर्न के लिए जो भी बनाते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं, उसे क्रेडिट सेल्स में वाली जो भी चीजें होती हैं उसको रखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये चारों बुक होती हैं, पांचों। इसको बाद में पूरा एक चैप्टर है, मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। मेन पॉइंट क्या भैया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल इंपोर्टेंट है। देखो, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए, क्लियर हो गया। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए, ये आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए अबाउट ट्रांजैक्शन। नीचे आप जो लिखते हो, मान लो परचेज किया, किससे किया है, कैश में किया है, तो कंप्लीट क्या होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए। इंपोर्टेंट पार्ट है, जो भी ट्रांजैक्शन उसकी कंप्लीट डिटेल में लिखना चाहिए, जिससे हमें पता चले सामने से में, ठीक है। आपको क्या है, इंक्लूड टू एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट होता है और एक दूसरा क्रेडिट एस्पेक्ट होता है, तो हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। लास्ट वन क्या है भैया, रिकॉर्डिंग ऑन डेली बेसिस। ये भैया ऑब्वियस सी बात है, सारे ट्रांजैक्शन हमारे कैश पे रिकॉर्ड होते हैं, डेली बेसिस पे ही तो होते हैं रिकॉर्ड, ऑब्वियस सी बात है भैया, डेली बेसिस पे आप क्या करोगे भैया, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, तो प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है भाई। बोलो भाई, अब क्या करेंगे, अभी खाते भी चलना चाहिए, भूखे रहोगे क्या तुम लोगों को, तो नहीं खाना, चल ठीक है, फिर नहीं खाना है तो मैं तो पूछ रहा था। तो भैया जर्नल्स की लिमिटेशन भी होती है, ठीक है ना, जर्नल्स क्या होती है बेटा, लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशन जैसे कि बोलो, लिमिटेशन कुछ कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात है, खचड़ मचड़ पूरे डे का लिख रहे हैं, कहीं परचेज का कभी सेल का, तो क्या होता है बेटा, सिस्टमेटिक तरीके से तो बेशक लिख रहे हैं हम, लेकिन क्या हो गया बेटा, एक वो नहीं मिला हमें डेटा, अगर ढूंढना चाहे तो बहुत टफ होता है उसको ढूंढने में, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी, नॉट सुटेबल व्हेन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज लार्ज, सबसे ज्यादा क्या होती है भैया, इसको लार्ज होता है तो सुटेबल नहीं होता है चेक करने के लिए, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। कैश बैलेंस इज नॉट रिसीव्ड, कैश बैलेंस इज नॉट रिवील्ड है बेटा, रिवील्ड का मतलब आप उसमें नहीं चेक कर सकते कि कितना कैश में हमें पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, कंफ्यूजन भी हो सकती है, ठीक है ना बेटा। दूसरा, नॉट सुटेबल फॉर लेजर, लेजर के लिए सुटेबल नहीं है। एक कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, कॉम्प्लेक्स ने बताया बहुत सारा डेटा एक साथ लिख दिया गया है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स है ढूंढने में, ऐसा नहीं ढूंढा नहीं जाता, ढूंढा जाता है, उससे तो लेजर बनता है, लेजर से तो प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंचते हैं, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है, आपको याद होनी चाहिए, नंबर में लिखा जाता है। अब बताओ भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के बारे में बताओ, करो, क्लासिफाई करो अकाउंट्स क्या होता है, कराओ, तब तक मैं खाता हूं। बोलो नमिशा, बोलो, और कितने प्रकार के होते हैं अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पेमेंट, ट्रेडिशनल, और एक मॉडर्न, मॉडर्न को अमेरिकन भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल में तीन होते हैं, कौन कौन से, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है ना बेटा। लेकिन अगर मॉडर्न वाले में सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज देखते हैं, क्लियर हो गया, इसमें तीन रूल्स होते हैं, तीनों रूल्स को पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। चलो भैया क्लासिफिकेशन ही करते हैं, पहले है ट्रेडिशनल बोलो या इंग्लिश बोलो या फिर ब्रिटिश मेथड बोलो, याद रहना चाहिए बेटा, ठीक है। तीन गोल्डन रूल है, किसी को अकाउंट नहीं आता वो भी इन रूलों को जानते हैं, तो आप लोग तो भी अकाउंट्स पढ़ रहे हो, पूरी साल पढ़े हो, तो आपको ये रूल पता होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पता। तो पहला होता है भैया पर्सनल अकाउंट, बताओ क्या होता है पर्सनल अकाउंट, बोलो भाई। पर्सनल अकाउंट ऑब्वियस सी बात है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, इंडिविजुअल की बात हो रही है, डेटर्स हैं, कंपनी है, तो ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं, जैसे नेम, क्लियर हो गया। दूसरा, ये क्या होता है, इसमें भी देखो पर्सनल अकाउंट में तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन सी, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, एक दूसरा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, क्लियर हो गया। देखो नेचुरल पर्सन मतलब जैसे मैं हूं, क्लियर हो गया। आर्टिफिशियल जैसे कि किसी ने नाम रख दिया उसका, ठीक है। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, इसको रिप्रेजेंट जो करता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया, समझ में आया। नॉर्मल से, इसका बस रूल्स इंपॉर्टेंट है, क्या बेटा है, क्या है रूल, क्या होता है रूल, बताओ जल्दी से लड़की। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या हुआ भैया, अगर डेबिट उन्हीं को करोगे जो हम एंट्री बना रहे होंगे, तो डेबिट उसी को करेंगे जिसको क्या हो रहा है भैया, आ रहा है हमारे पास, रिसीव आ रहा है, ठीक है। जिसको हम दे रहे हैं, गिवर है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे क्रेडिटर को हमें अमाउंट देना है, तो क्रेडिटर को पैसा देना है ना, क्रेडिटर को पैसा देना है, तो हमारी जेब से जो जा रहा है वो जाएगा,
जो आना है वो आएगा। क्लियर हो गया? सिंपल है ना? क्वेश्चंस करते चलेंगे, समझ में आता जाएगा। वैसे समझ में आ रहा होगा, वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं। एक और होता है भैया इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? रियल एंड नॉमिनल। रियल मतलब कौन सा? रियल मतलब जो भी जितनी भी असेट से रिलेटेड बात होती है, चाहे वो टेंजिबल असेट हो, चाहे वो भैया इंटेंजिबल असेट हो, जितनी भी असेट है हमारी। डेटर भी असेट होता है, मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन डेटर किस में आ जाता है? पर्सनल में आ जाता है। किस में आ जाता है भैया? डेटर पर्सनल में आ जाता है। इसी वजह से क्या करते हैं? एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट। कौन सा भैया होता है वो? डेटर अकाउंट। ठीक है, जो भी डेटर है उसको हम पर्सनल अकाउंट में ले जाते हैं। बाकी जितने भी बच गए आपके असेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो, वो रियल अकाउंट में गिनी जाती हैं सारी की सारी। क्लियर हो गया? उसका रूल होता है बेटा, रूल्स, डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्या आ रहा है? अगर कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे भैया? डेबिट करेंगे। कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे भैया? क्रेडिट कर देंगे जाने पर। क्लियर हो गया? क्रेडिट वॉट्स गोज आउट, क्या जा रहा है? क्लियर है ना? हमने सेल्स की कैश में, सेल्स की कैश में, तो कैश तो आ रहा है भैया, ऑब्वियसली बात है। और गुड्स जा रहे हैं हमारे, सेल्स, तो क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। जा क्या रहा है? सेल्स जा रही है ना, तो क्या बोलोगे भैया? टू सेल्स। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका है कि गुड्स के लिए हम सेल्स यूज करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, जो वीडियो नंबर 2 थी उसमें यही सिखाया था। ठीक है भैया, नहीं आया समझ में? अब बात करते हैं भैया नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट भैया ये क्या होते हैं? जितनी भी हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, जितनी भी इनकम एक्सपेंसेस हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं उसको हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन गड़बड़ ये है कि अब तक जो देखते हैं ना, वो चीजें थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि ये क्या कहता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या बोलता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। प्रॉब्लम यही है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे भैया? डेबिट। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। जैसे मान लो कि मुझे सैलरी पेड करनी है अपने एम्प्लॉइज को, क्या करना है? सैलरी देनी है। तो सैलरी क्या है बेटा? एक खर्चा ही तो है, कंपनी के लिए खर्चा है। तो अब सैलरी खर्चा है तो उसको क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली बात डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, आप कैसे लिखोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है हमारी जेब से? सैलरी दे रहे हो किसी को, सैलरी दे रहे हो तो सैलरी नहीं दी जा रही भैया, क्या दिया जा रहा है? कैश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? कैश। तो जा क्या रहा है भैया? कैश, टू कैश अकाउंट। आ गया समझ में? अमाउंट यहां लिख ही देते हैं। क्लियर हो गया? फॉर्मेट आपको पता ही है, सिंपल है ना? ये मॉडर्न बोलो या अमेरिकन मेथड बोलो, असेट्स के बारे में बात करेंगे और एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। इनका सीधा सीधा मतलब है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। डेबिट अगर हो रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, जो भी चीजें आपकी डिक्रीज हो रही हैं उनको सीधे सीधे क्रेडिट करेंगे। सिंपल समझ में आ गया? नहीं आ गया? ठीक है, जैसे क्या? जैसे कि क्या? देखो भैया, लायबिलिटीज के लिए भैया क्या पॉइंट है मैं बताने वाला था, लायबिलिटी के बारे में जान लो जल्दी से। लायबिलिटी कौन कौन सी होती है? जितने भी हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब समझो बेटा कि मान लो कोई बंदा हमारे एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, पूरा मंथ उसने काम किया और हमने उसको सैलरी अभी प्रोवाइड नहीं किया, नहीं दिया, तो वो क्या है बेटा? एक तरह से हमारे पास उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो हमेशा क्या होती है? हमारी लायबिलिटी होती है। जितने भी क्रेडिटर्स हैं जिससे हमने गुड्स खरीद लिया वो हमारी लायबिलिटी है। आ रहा समझ में? लेंडर्स हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, आगे कैपिटल अकाउंट कौन कौन से हमारे जाते हैं? ऑब्वियसली बात है, कैपिटल जो हम पैसा हमारा इन्वेस्टर्स या पार्टनर जो भी है या फिर हमारा प्रोपराइटर, वो जो भी पैसा लेके आ रहा है उसे कैपिटल में डालते हैं। और कैपिटल भी एक तरह से क्या होता है भैया? बोलो, कैपिटल भी एक तरह से हमारी लायबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है। मान लो अगर ओनर ने क्या करिए बेटा, ओनर पैसा लेके आया बिजनेस के लिए, तो पैसा बिजनेस क्या सोच रहा है वो तो अलग है ना। तो बिजनेस क्या सोचता है कि भैया कैश आ रहा है, तो कैश क्या होगा भैया? मैंने कहा था व्हाट कम्स इन, कोई मतलब नहीं, जो आ रहा है वो डेबिटेड, कैश डेबिट हो जाएगा। टू क्या लिखें? तो ओनर का पैसा कहलाता है भैया लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या है भैया? कैपिटल हमारा एक क्रेडिट होता है, मतलब लायबिलिटी जितनी होती है वो सब क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो टू क्या लिख दोगे भैया? कैपिटल। आ गया समझ में? एक पॉइंट और यहाँ पे ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मैंने उस दिन सिखाया था आपको। ओनर जो पर्सनल यूज के लिए पैसा लेता है, किसके लिए लेता है? पर्सनल यूज के लिए जो पैसा लेता है वो क्या होता है भैया? ड्रॉइंग कहलाती है। तो एक खर्चा ही तो है, कंपनी तो खर्चा समझेगी, तो जो खर्चा है उसको डेबिट कर देगी। तो क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है भैया? कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट। कैश ही तो देगा, पर्सनल यूज के लिए तो कैश लोगे। ठीक है, अगर कोई बंदा, कोई ओनर अपने लिए पर्सनल यूज के लिए कंपनी से गुड्स ले ले, मान लो चीनी चाय पत्ती वाला दुकान का पंसारी की दुकान है, वो भैया अपने घर के लिए 1 किलो चीनी ले लेता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना बेटा, तो जो पर्सनल यूज के लिए लिए उसने, तो क्या लिखेगा भैया? क्या लिखेगा सर? कंपनी लिखेगी ड्रॉइंग अकाउंट। क्या हो गया भैया? ड्रॉइंग किया, लेकिन क्या किया? तू सामान लिया, कैश तो लिखेगा नहीं।
तो टू जब लिखोगे तो सेल्स भी नहीं, बेचा थोड़ी नहीं है, तो सामान जो गुड्स है वो परचेजिंग कॉस्ट पे, जितने भी उसने परचेज किया वो उतनी कॉस्ट पे हम लिखते हैं, तो इसको यहाँ पर जो क्रेडिट कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग आउट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आगे समझ में, उतने ही अमाउंट पे कोई चीज जा रही है तो परचेज अकाउंट कहाँ लिखते हैं वो आगे मैंने इस वीडियो में रखा है, आप टेंशन मत लेना, सिंपल याद रखो बस कि अगर कोई बंदा पर्सनल यूज, कोई बंदा नहीं, जो ओनर है, ओनर प्रोप्राइटर पार्टनर एक ही बात है, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए सामान भी ले रहा है टू परचेज करते हैं, ठीक है। परचेज क्रेडिट तभी होती है जब ओनर ले रहा होता है, कोई चुरा ले जाए या चैरिटी में दे रहे हैं, वो बात की बात है, ठीक है, सिंपल बात है ना, इतना समझ में आ गया। आगे नहीं आ गया, रेवेन्यू के बारे में आप जानते ही, रेवेन्यू क्या होता है, जितना भी हमें प्रॉफिट होने वाला है, जो भी हम बेच रहे हैं, जितना भी हम सेल्स कर रहे हैं, वो सब किस में आता है भैया, ये हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, सेल्स कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रही है, सब क्या है हमारा रेवेन्यू है, पैसा बढ़ रहा है ना, कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है भाई। आगे समझ में, इसका डेबिट और क्रेडिट क्या होता है भैया, देखो भैया, डेबिट किसको करेंगे, डिक्रीज होना, ये सब चीजें जो कमी हो रही है, भैया क्या हो रहा है, कमी हो रही थी ना, ड्राइंग हो रहा है तो डेबिट ही तो होगी, तो जो कमी होती है उसे डिक्रीज करते हैं, क्रेडिट इंक्रीज किसको करेंगे, जो क्रेडिट हो भैया जो बढ़ रही है, आ गया, उसको इंक्रीज करते हैं, तो उल्टा है इनके लिए, लायबिलिटी और रेवेन्यू के लिए, बात एक ही है, जो हमारा जो मेथड था ना ट्रेडिशनल, वही चीज है, बस कहने की बात अलग। क्लियर हो गया, सिंपल है ना। चलो भाई ट्रांजेक्शन जान लेते हैं इसके, थोड़े से रूल्स को जानते हैं। अगर कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मॉडर्न मेथड के तौर पे जा रहा है, मॉडर्न मेथड के तौर पे, ठीक है, कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे, किसके हिसाब से सोचोगे भैया, बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, अरे विद कैश बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आ रहा है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा नाम देते हैं कैपिटल, ऑब्वियस सी बात है ना। तो कैश क्या बेटा, असेट है ना, असेट अगर आ रही है ना, तो क्या होनी चाहिए, डेबिट होनी चाहिए। और कैपिटल क्या होता है भैया, क्या है भैया, बोलो यार, कैपिटल क्या है, एक लायबिलिटी है ना कंपनी के लिए, लायबिलिटी तो समझती है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो याद रखना, असेट बेटा इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा भैया, क्रेडिट होगा। आगे समझ में, लायबिलिटी अगर जितनी बढ़ती है तो क्रेडिट ही होती है। क्लियर हो गया, रेवेन्यू जितना बढ़ता है वो भी क्रेडिट होता है, पॉइंट है ना, बी सिखाया मैंने। क्लियर हो गया, आ गया ना समझ में। अब जल्दी से बताओ, अबाउट गुड्स फॉर कैश, परचेज कर रहे हैं ना हम लोग, गुड्स के लिए परचेज यूज करते हैं, कैश में कर रहे हैं, तो गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहा है। असेट क्या है, बढ़ रही है, असेट ही कम हो रही है, असेट ही बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बोलते हैं, वैसे परचेज को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेंसेस। परचेज अकाउंट को हमेशा याद रखना, एक्सपेंसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, कुछ भी परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया। बाकी अबाउट गुड्स फॉर कैश, फर्नीचर भैया, अब क्या कर रहे हैं भैया, अबाउट फर्नीचर, फर्नीचर एक असेट है हमारी, बढ़ रही है तो डेबिट होगी, कैश हमारा कम हो रहा है तो भैया क्रेडिट होगा। ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। गुड्स को सोल्ड करना, निमिषा को भैया गुड्स सोल्ड किया, निमिषा को, एक बंदे को सोल्ड किया है, निमिषा बंदी है लड़की, उसको हमने क्या किया, सोल्ड किया, तो निमिषा एक डेटर है ना हमारी, हमारे लिए असेट है ना, डेटर मैंने कहा था ना, असेट है, तो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और भैया सेल्स हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू है, फायदा हो रहा है, जितना भी हमें रेवेन्यू बढ़ेगा उतना हमारा क्या होगा भैया, वो हमारा क्रेडिट में जाता है। क्लियर हो गया, आगे समझ में ना, ठीक है भैया। ये भी है, किसी को पैसा दे रहे हो, ठीक है, भूमि को हमें पैसा दे रहे हैं, तो एक क्रेडिटर होगी तभी तो पैसा दे रहे हैं भूमि को, तो ऑब्वियस सी बात है, लायबिलिटी बढ़ रही है, असेट कम हो रही है। ये सब पॉइंट आप देख लेना, और जो नहीं है मुझसे पूछ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का। चलो भाई, तो मेन पॉइंट है, अब इस पर चलते हैं। देखो भाई ध्यान से, क्या लिखा है, डिस्काउंट इज डेबिटेड व्हेन इट अलाउड टू द कस्टमर एंड इट इज क्रेडिटेड व्हेन डिस्काउंट इज रिसीव्ड बाय द बायर ऑफ द गुड्स। समझ में आया, अगर दो दुकानदार हैं, समझ रहे हो, या कस्टमर और वो है बायर हैं, मैं और तुम, क्या कर रहा हूं, अगर मैं सेल कर रहा हूं, आपको कुछ भी सेल कर रहा हूं सामान, उसके साथ कुछ भी डिस्काउंट दे रहा हूं, अगर मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं तो मुझे कमी हो रही है ना, मेरे लिए खर्चा है, डिस्काउंट क्या मेरे लिए खर्चा है, तो हमेशा डेबिट होगा। तो मैं वो रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट क्या हो रहा है, रिसीव, फायदा हो रहा है, तो मैं तो तुम्हारे लिए क्या होगा बेटे, क्रेडिट होगा। ठीक है, समझ में आ गया, यही बात उसने बोली है, डिस्काउंट इज डेबिटेड व्हेन अलाउड। क्या कर रहे हो तुम, अगर दे रहे हो तो डेबिट होगा, अगर तुम रिसीव कर रहे हो क्रेडिट होगा। समझ में आ गया, क्रेडिट कब होगा, जब तुम रिसीव कर रहे हो। तो दोनों लोगों के हिसाब से बना रहा हूं बेटा, एक जर्नल भूमि है और एक आर्ची है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। ये कौन है भैया, ये बेचने वाली, ये सेलर है। कौन है, भूमि कौन है भैया, सेलर। ये कौन है भैया, बायर है, परचेज करेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, परचेज करेगी। तो जब कोई बंदा सेल कर रहा है, उधारी में सेल कर रही है ना ये बंदी,
उधारी में तो क्या करेगा, नाम को लिखोगे, भैया आर्ची आ रही है, अभी पैसा तो आया नहीं ना, तो आर्चीज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे, सेल्स अकाउंट। आप यहाँ एंट्री में लिख दोगे फॉर गुड्स सोल्ड टू आर्ची, कितने के कर रही, ये 10,000 रुपए आपने सेल कर दिए, ये होगी भैया इसकी एंट्री। ये क्या कर रही है बंदी, आर्ची परचेज कर रही है ना, इसके पास तो सामान आ रहा है ना, परचेज आ रही है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा तो दिया नहीं, किसका नाम लिखेगी फिर, टू भूमि, भैया इसके लिए तो लाइबिलिटी है ना ये, टू भूमि, क्रेडिट होगी 10,000 रुपए। अब क्या हुआ भैया, अब आर्ची आई पैसा देने के लिए, पैसा देने के लिए आई, तो भूमि ने कहा भैया मुझमें कैश डिस्काउंट देंगे, कितने परसेंट, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम आर्ची एंड अलाउड हिम 3% कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक है, आगे समझ में। आर्ची से कैश आ रहा है, क्या हो गया बेटा, बोलो बोलो ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे क्यों देख रहे हो, ठीक है ना। आरजी से कैश आ रहा है, कितने परसेंट कैश आ रहा है, कितने परसेंट क्या रुपए आने थे, 10,000 रुपए आने थे। अगर कैश आएगा तो भूमि ने कहा कि 10,000 रुपए में 3% आपको डिस्काउंट दे दूंगी, ठीक है ना, ये जीरो, कितने रुपए हो गए, 300 रुपए। 300 रुपए कौन दे रहा भैया, इसके पास कैश आ रहा है, 300 रुपए कम ही तो आ रहे होंगे, कैश तो आ रहा है, ठीक है ना, 300 रुपए कम आ रहा है, कितना भैया 9,700 रुपए आए, क्लियर हो गया नहीं हो गया। इसने कितने का डिस्काउंट दिया, 300 रुपीज का डिस्काउंट दिया, अलाउड किया है ना इसने, इसको तो कमी हुई ना, एक्सपेंस है ना, तो ये लिखेगी डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अकाउंट कितने रुपए, 300 रुपए, देखो बेटा 9,700 रुपए आए, 300 रुपए का डिस्काउंट, लेकिन भाई बंदी जो इसके यहाँ डेबिट में पड़ी है उसको क्रेडिट करना, ऐसे यहाँ से काटते नहीं है कभी, अकाउंट में ऐसा नहीं भैया आप ऐसे काट दो बात खत्म हो गई, नाम नहीं काटते। अगर सामने वाला डेबिट में पड़ा है उसको क्रेडिट करके खत्म करते हैं, क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करके खत्म करते हैं। तो कैश आ गया, किससे आया था भैया, जो हमारे यहाँ डेबिट में पड़ा हुआ था, कौन था भैया, जो डेटर था, टू आरची, लेकिन उसके तो अकाउंट के सामने 10,000 ही लिखना पड़ेगा ना। बेशक आए तुम्हारे पास क्या है 9,700 रुपए, 300 का आपने बेशक डिस्काउंट दिया है, लेकिन सामने वाला 10,000 रुपए में था ना, वो फुल सेटलमेंट कर रहा है आपसे 9,700 का, 300 का आपने डिस्काउंट दिया, तो उसको डिस्काउंट अलाउड में डाल देते हैं 300 रुपए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसको क्या हुआ, इसने अलाउड किया था, अब इसको रिसीव हो रहा है, इसकी जेब से कैश जा रहा है, तो टू कैश लिखेगी, ये टू कैश कितना जा रहा है भैया, टू कैश सिर्फ 9,700 रुपए तो जा रहे हैं। इसके पास जो किस पे पड़ा है, क्रेडिट में पड़ी है भूमि, उसको क्या करेगी, डेबिट करेगी, पहले तो पूरे 10,000 रुपए खत्म कर देगी, ठीक है, लेकिन गया कैश कितना 9,700 को, इसको क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो क्रेडिट होगी ना ये, तो वही बस लिखा है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300 रुपए। आगे समझ में, 3% का इसको क्या हुआ था, डिस्काउंट रिसीव हुआ था, समझ गई आरची को, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अगर रिसीव हो रहा है तो डेबिट सॉरी क्रेडिट, और अलाउड कर रहे हो तुम किसी को दे रहे हो तो भैया वो एक तरह से तुम्हारे लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो क्या होगा भैया, बोलो, वो आपकी डेबिट होगा। कंफ्यूज तो नहीं है इस वाली एंट्री में, समझ में आ गई ना, खाना तो नहीं तुम लोगों का, चलो भाई करो, इसको करके दिखाओ। इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बारे में। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, किसी लिस्ट प्राइस पे डायरेक्टली वो जो सेलर होता है वो डायरेक्टली पैसा कम करके और उसको सेल पे लगा देता है, समझ गए ना। जैसे शर्ट लेने जा रहे हो आप, मैंने कई बार पिछली बार भी बताया था आपको, शर्ट लेने जा रहे हो, उस पर 1,000 रुपए लिखे हैं पर 70% का डिस्काउंट है, तो जो 70% डिस्काउंट है वो आपके अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, कभी भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। क्लियर हो गया। ट्रेड डिस्काउंट इज मीनिंग क्या भैया, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय द मैन्युफैक्चरर, सेलर जो भी है, मैन्युफैक्चरर और होल सेलर, ठीक है, टू द रिटेलर एज अ डिडक्शन एज अ फिक्स परसेंटेज फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ अ गुड्स। मैंने कहा 70% का फिक्स परसेंट हो गया भैया, गुड्स पर दे दो, उससे भैया क्या बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर। कैश डिस्काउंट कब होगा भैया, सेल तो हो गया, सब कुछ हो गया, और एक पर्टिकुलर अमाउंट मैंने इस लड़की मुझसे परचेज करके लेके गई सामान, मैंने इसको सेल कर दिया, 10,000 का सामान ले गई, मैंने इसको बोला कि अगर तू मुझे, मान लो आज कितनी तारीख है, 23 जनवरी है ना बेटा, 23 जनवरी को तुम मुझसे परचेज कर रही है, अगर तू मुझे 27 जनवरी से पहले पैसा दे देगी तो मैं तुझे कुछ परसेंट डिस्काउंट दे दूंगा, 10% का और कैश डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। अभी पैसा लेके आएगी 10,000 में, 10% का डिस्काउंट, 1,000 रुपए कम, 9,000 रुपए तो लेके आएगी, तो जो कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ एट द पेमेंट के टाइम पे दे रहा हूँ ना मैं इसको डिस्काउंट, तो ये रिटर्न में लिखा जाता है। ये क्या होता है, कैश डिस्काउंट ऑलवेज लिखा जाता है, जो अभी मैंने दिखाया भी आपको पिछली वाली स्लाइड में यही दिखाया था। रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो तो डेबिट। क्लियर, दोनों तरफ में याद रहेगा। तो कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय द सेलर टू कस्टमर इंक्लूडिंग, क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग द लेटर टू मेक प्रमोट पेमेंट विद अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। यही बात बोली मैंने,
विद अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर आप तुम पैसा देते हो तो हम तुम्हें कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है भैया, जितना भी पैसा है जितना ज्यादा से ज्यादा उसकी भैया क्या होना चाहिए? गुड सेल होना चाहिए, ज्यादा अर्न होना चाहिए कस्टमर से प्रॉफिट। ज्यादा नंबर ऑफ, मान लो 70% की सेल करोगे तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे और उससे आपको सेल कर सकते हो रिटेलर को। ठीक है भैया, ये क्या है? इट्स अलाउड कस्टमर। किस लिए भैया? इसके लिए अलाउड क्यों करोगे तुम? ऑब्जेक्ट क्या है कि टाइम पे पेमेंट आ जाए भैया हमारे पास, कैश डिस्काउंट के बहाने भी हमें टाइम पे पेमेंट मिल सकता है ना, तो वो टाइम पर पेमेंट मिल जाए इस वजह से हम क्या करते हैं भैया? कैश डिस्काउंट हम देते हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर हो गया? समझ में आ गया इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कैश डिस्काउंट देने का? क्या है भैया? ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ अकाउंट। इसको किस में लिखते हैं भैया? इसको किसी में नहीं लिखते, इसको डायरेक्टली डिडक्टेड करते हैं, इसे बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता। याद रहेगा, आपको बोला कि 10,000 रुपए की शर्ट है सर, लिस्ट प्राइस, इस पर ट्रेड डिस्काउंट 70% है, तो आप सीधे सीधे क्या कहोगे? 70% हटा के उसको 3,000 रुपए लिखोगे। अब क्या लिखोगे भैया? अगर सेल की है, कैश आया या किसी बंदे ने उधारी में लिया तो आपको कैश भी आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सिर्फ 3,000 रुपए लिखे जाएंगे, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी डिस्काउंट की। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली भैया कहना इनवॉइस में लिखा जाता है, कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं होती। क्लियर? लेकिन इसकी एंट्री पास होती है, मैंने बताया था क्यों? क्योंकि भैया क्या है? कैश डिस्काउंट इज डिडक्टेड ओनली इफ द बायर ऑफ द गुड्स मेकर पेमेंट विद अ फिक्स्ड पीरियड, सो एंट्री डिस्काउंटेड पास इन द बुक ऑफ अकाउंट। वे कैश के टाइम पर जब ले रहे होते हैं तब उस पैसे को हो रहा होता है, मतलब क्या होता है? उसकी एंट्री लिखना बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है भाई, क्योंकि भाई अगर मैंने एक बार सेल कर दिया तुझे तो मेरे अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया ना पहले ही। अब डिस्काउंट दूंगा, जैसे अभी पहली वाली एंट्री जस्ट मैं जो समझा रहा था आपको, वो यही कह रहे थे ना कि यहाँ पे 10,000 रुपए लिख गए ना डेबिट में, अब डिस्काउंट देना तो भाई 10,000 पूरे माइनस कर दें, तो यहाँ 9,700 ही मिल रहा है, तो यहाँ 300 रुपए दिखाना तो पड़ेगा, 300 रुपए कहाँ गए? तो आपको बताना पड़ता है कि भैया वो डिस्काउंट अलाउड किया था। आ गया समझ में? ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं भैया? एक और इसमें अलाउंस क्या होता है? इट इज शॉर्ट अलाउंस फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। लिस्ट प्राइस पर इसको अलाउंस करते हैं। इसको क्या करते हैं भैया? जल्दी से बोलो। फ्रॉम द अमाउंट ड्यू, जितना भी हमारा अमाउंट ड्यू है उस पर डिस्काउंट देते हैं। क्लियर हो गया? इसको कब करते हैं अलाउ? जब भैया उसकी लिस्ट प्राइस पर कितना देना है, यहां पर जितना अमाउंट बचा है भैया हमारा जितना अमाउंट ड्यू है उस पर अलाउड करते हैं। क्लियर हो गया? टाइमिंग, इट इज अलाउड द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे करते हैं इसको भैया अलाउड। ऑब्वियस सी बात है, नहीं डिस्काउंट सेलिंग के टाइम से ही तो पहले कर देते हैं, और क्या? और इसको क्या करते हैं भैया? पेमेंट टाइम पे करते हैं। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कब करते हैं? जब पेमेंट देना होता है। पांचों एंट्री समझ में आ गई? क्लियर है? कोई पूछता बता दोगे बेटा? ये पॉइंट ध्यान रख लेना, जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वही बात लिखी हुई है, कुछ भी नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट साइमल्टेनियसली टेक प्लेसेस, अपना अलग अलग प्लेस ले रखे हैं। इफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर गिवन साइमल्टेनियसली, ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड फर्स्ट। अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है 70% और 3% आपको कैश डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? पहले ट्रेड डिस्काउंट को खत्म करोगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा, मान लो 70% था 10,000 का, तो 3,000 के पे, अब 3,000 बच गए, उसके बाद ही आप कैश डिस्काउंट लगाना। ठीक है, तो बस उसने इतना बोला है कि अगर साइमल्टेनियसली दोनों दे रखे हों एक साथ, तो डिस्काउंट भी दे रखा है, तो सबसे पहले किसको डिस्काउंट करोगे भैया? ट्रेड डिस्काउंट को करोगे लिस्ट प्राइस पैसे, उसके बाद में आप कैश डिस्काउंट डिडक्ट करोगे। आगे समझ में? बस ये नोट में अब धरना, दोनों अगर एक साथ दे दिए जाए, साइमल्टेनियसली दे दिए जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया? सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को करना, उसके बाद ही कैश डिस्काउंट को करना। ठीक है बेटा? एंट्री आगे समझ में? सम स्पेशल एंट्रीज हैं, ठीक है भैया, जब एंड ऑफ द ईयर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, आपको पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जैसे मैंने बोला सैलरी है, काम तो करा लिया बंदे से, सैलरी देनी थी, तो सैलरी की जगह भैया सैलरी बंदे को देनी है, तो सैलरी तो डेबिट होगी हमारे पास। क्या उसको कैश दिया हमने? टू कैश किया? अगर दे दिया तो बात खत्म, नहीं दिया उसकी ड्यू रहेगी, तो आप क्या लोगे? तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्या लिखोगे भैया? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है, याद रखना। अगर कोई भी एक्सपेंसेस है हमारे पास जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, दे नहीं पाए, तो अब क्या लिखोगे? यहाँ कैश वगैरह न लिख के सीधे लिखोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। याद रहेगा? ठीक है भैया। अब प्रीपेड, किसी को पहले पैसा दे दिया, मान लो इंश्योरेंस पहले पेड कर दिया, पहले पेड कर दिया ना, इंश्योरेंस पेड किया है ना, तो आप हमेशा याद रखना एक तरह से क्या है, हमारा खर्चा ही तो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, क्या दिया भैया? इंश्योरेंस दिया हमने। पॉइंट याद रखना, इंश्योरेंस दो, सैलरी दो, जो भी लिखना है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, ये आपको लर्न होना चाहिए। मान लो ये तो लेजर फोलियो, ये डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट आप लिख लो। ठीक है बेटा? आ गया ना
समझाओ, 10,000 रुपए की सैलरी ड्यू थी तो यहाँ 10,000 रुपए लिख दोगे और 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग में भी लिख दोगे, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत तो नहीं, समझ में आ गया ना। एक है एक्रूड इनकम। एक्रूड का मतलब क्या होता है भैया, जल्दी बोलो भाई। हमने इनकम के बारे में बात कर रहा हूं, चलो मान लेते हैं कमीशन है, कमीशन, इस लड़की से मैंने कुछ कमीशन कमाया, क्लियर, इससे मैंने कमीशन लिया 100 रुपए का, 100 रुपए का कमीशन है, इस लड़की ने मुझे दिया नहीं, मैंने कमा तो लिया, मेरा वैलिड हो गया, लेकिन इसने क्या किया, दिया नहीं, मेरे को मिलने वाला है ना, उसको एक्रूड बोलते हैं। मेरा क्या भैया, ड्यू है इसके ऊपर, क्या भैया मेरा इसके ऊपर ड्यू है। पैसा आया क्या, नहीं आया ना अभी तक, कैश की जगह क्या लिखूं फिर मैं, कमा चुका हूं ना, तो वो लिखते हैं एक्रूड कमीशन। क्या लिखोगे उसका नाम, एक्रूड कमीशन। कितने रुपए कमाया भैया मैंने, 100 रुपए। किसकी वजह से कमाया एक्रूड कमाया, सर कमीशन की वजह से, तो कमीशन लिख दिया मैंने, बाद में पैसा आएगा तो इसको डेबिट में डाल देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू करेक्ट एक्रूड इनकम, ठीक है भैया। कमीशन तो हमने लिख ही लिया था, क्लियर हो गया नहीं हो गया, सही है। एक्रूड इनकम की ये एंट्री होती है। अनअर्न्ड एक तरह से वो होती है कि भैया अभी हमने इनकम तो कमाई नहीं, लेकिन आ गए हमारे पास कमीशन आ चुका है। अगर हमारे पास कमीशन आ गया तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिख दोगे, अनअर्न्ड कमीशन, याद रहेगा, क्या लिखोगे, अनअर्न्ड कमीशन, पॉइंट याद रखना। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है भैया, सर फिक्स असेट पे लगता है, तो फिक्स असेट कम होगी हमारी, होगी नहीं होगी। डेप्रिसिएशन एक तरह से क्या होता है भैया, हमारा एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट होते हैं, यही तो सिखाया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पे लगता है भैया, डेप्रिसिएशन फिक्स असेट, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन सब पर, ठीक है भैया, क्लियर है, आ जाएगा ना समझ में, अरे बोलो यार। अब बात करते हैं भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट लगती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया कंपनी के लिए सोचो, कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कंपनी को कैपिटल मतलब एक ओनर को पैसा देना, यही तो सोच रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है ना, अरे बोलो खर्चा है ना, अरे हाँ बोलो यार, खर्चा है, यानी ओनर को उसको पैसा देना है, कंपनी के लिए तो खर्चा है, डेबिट कर देंगे भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन देना किसको है, कंपनी में रहना है वो पैसा, तो एक तरह से समझ लेंगे ओनर का पैसा फिर से आ गया, नहीं कैपिटल पे ही रह गया। मैंने तुम जब अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ रहे थे मैंने कहा था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो कैपिटल में प्लस करते हैं, कैपिटल में माइनस करते हैं। तो अब कभी भी याद रखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या भैया, खर्चा, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो भैया ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, समझ रहे हो, टू किस पे जाता भैया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख देते, सही है। पर्सनल यूज के लिए मानेंगे ना, उसने पैसा लिया था तो वही ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या बोलोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। याद रहेगी ये वाली एंट्री, समझ में भाई, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, आपको भूलना नहीं है, कलेक्टेड एंट्रीज, ठीक है, रिवीजन के टाइम पे आपको याद रखनी है, ठीक है, इसीलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है भाई। आगे करो, इनकम टैक्स किसी को देना है, पेड करना। इनकम टैक्स क्या होता है पहले याद ना करो, जीएसटी आपका एक चैप्टर है, इसके बाद मैं कराऊंगा। लेकिन इनकम टैक्स क्या होता है, ओनर को इनकम टैक्स देना होता है, बिजनेस कभी इनकम टैक्स नहीं देता, बिजनेस की कोई इनकम नहीं होती, ओनर की इनकम होती है। जितना भी कंपनी ने पैसा कमाया उसकी वैलिडिटी बढ़ गई, ओनर की वैलिडिटी बढ़, मतलब अच्छी वैल्यू बढ़ रही है, तो ओनर पे जो इनकम की है ना, ओनर से इनकम टैक्स लिया जाता है। मतलब अगर पैसा कौन दे रहा है, बिजनेस दे रहा है, कौन दे रहा है, इनकम टैक्स भरा बिजनेस ने, इनकम टैक्स की एंट्री होगी तो भैया बिजनेस ने भरा है ना बेटा, पर्सनल यूज के लिए भर रहा है ना, पर्सनल यूज के लिए इनकम टैक्स, उसको मतलब नहीं तुम इनकम टैक्स दे रहे हो, बाहर दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं, उसका सीधी मतलब है इनकम टैक्स दिया तूने भैया, ड्रॉइंग कर लिया, क्या कर दिया, ड्रॉइंग। तो कभी इनकम टैक्स की एंट्री हो तो इनकम टैक्स यूज नहीं होगा, ड्रॉइंग यूज होगा, क्योंकि ओनर का पर्सनल रीजन है भाई, क्या कर रहे हो। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है या बैंक जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है भैया। इनकम टैक्स ओनर का होता है, कंपनी ने अगर इनकम टैक्स भरा है इसका मतलब ओनर का पैसे, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला ओनर ने, बस ये समझ लेगा, ड्रॉइंग हो गई। आगे समझ में निमिषा, एनी प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। आगे क्या कर रहा है भैया, प्रोविजन ऑफ फॉर डेट, क्या लिखा है, डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स। भाई डाउटफुल है, क्या है भैया, डाउटफुल है, तो हमें क्या लग रहा है, हम सोच लेते हैं भैया ये हमें या तो प्रॉफिट या लॉस में डालते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बोल देते हैं इसको, क्योंकि खर्चा होने वाला है ये भी हमारा, एक तरह से हमें डाउटफुल है, प्रोविजन करेंगे तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेब्ट्स में डाल देते हैं। आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में हम इसको क्रेडिट कर देते हैं अगर हमें लगता है कि इससे पैसा नहीं आएगा, क्लियर हो गया। अब भैया कुछ स्पेसिफिक नेचर की एंट्रीज हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, ठीक है भैया। देखो भैया बैड डेट्स क्या होते हैं, जो भी डाउटफुल डेटर्स थे ना, इससे पैसा आएगा नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट में डाल लो, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है भैया। बैड डेट्स वो होते हैं जिनसे जो डेटर है, मान लो कोई हमसे सामान खरीद के लेके गया है, वो हमारा डेटर है, पैसा आना है, लेकिन भैया वो पैसा ना दे। तीन चीज हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, भैया डेटर ने हमें पैसा नहीं दिया है ना,
पूरा पैसा नहीं दिया, ये बोल दे कि भैया आधा पैसा ले लो, आधा नहीं दे पाऊंगा, तो आधा पैसा तो आ ही रहा है। क्लियर हो गया। बैड डेट्स हमारा खर्चा है, बैड डेट्स क्या भैया हमारा खर्चा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक तरह से एक्सपेंसिव मानेंगे उसको, भैया पैसा लेके भाग गया कोई बात नहीं, जो आना था वो नहीं आया उसको काट देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन वो हो सकता है पूरा अमाउंट, पहली एंट्री क्या है, होल अमाउंट इरिकवेबल, भैया ना हो पाए, रिकवर ना हो पाए डेटर से, पूरा अमाउंट नहीं हो पा रहा है, तो भैया पूरा बैड डेट्स हो गया ना अमाउंट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, मान लो आर्ची से मुझे आने थे, आर्ची से आने थे मुझे 5,000 रुपए, कितने रुपए आने, आर्ची से 5,000 रुपए मेरे पास आने हैं, रिसीव होने हैं, वो मेरी कौन है भैया, डेटर है, आर्ची मेरी डेटर है। आर्ची बोल देती है नहीं देना सर, मेरे पास देने के लिए पेमेंट नहीं है, मैं पैसा नहीं दे सकती आपको, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, कुछ नहीं, जो मेरे पास आरसी डेबिट में पड़ी हुई है ना, ऑब्वियसली बात है, डेटर तो डेबिट में पड़ी है, मुझे उसको क्रेडिट में भेजना है, तो मैं क्या लिखूंगा भैया, बैड डेट्स हो गई, क्या हो गई भैया, ये पैसा मार लिया मेरा, बैड डेटर्स है, ठीक है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्या लिखते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, जो नाम है उसका, डेटर्स का जो पर्सनल नाम है उसको लिख देते पर्सनल नेम से, अब टू करके पर्सनल नेम से खत्म, आरसी तो खत्म हो गई ना, तो ये अमाउंट आपका हो गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आरसी बोले सर मेरे पास 5,000 रुपए तो हैं, लेकिन आपको मैं 60 पैसे के हिसाब से दे सकती हूँ, कितने पैसे के हिसाब से दे सकते हो, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, 60 पैसे के हिसाब से, 60 पैसा मतलब टोटल रुपए की कितनी वैल्यू होती है, 100 पैसे होती है ना, 60 पैसा दे रही है, नहीं 60/100 देना चाहती है ना वो। क्लियर हो गया, कितने रुपए का सर, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए तो थे, 60 के हिसाब से पैसा दे सकती है, मतलब 0 से 0, 0 से 0, 5 30, यानी वो कितना रुपए दे सकती है हमें, 3,000 रुपए, कितने रुपए दे सकती है बेटा, और 2,000 रुपए हमारे मारे गए, ऑब्वियस सी बात है, 3,000 रुपए 60 पैसे के हिसाब से दे सकती है, यानी 3,000 रुपए तो हमारे पास आ रहे हैं, तो जो अमाउंट आ रहा है वो तो कैश आ रहा होगा या बैंक के थ्रू दे रही होगी, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, अरे आ रहा है ना, कितने रुपए, 3,000 रुपए, ठीक है सर, कितना पैसा नहीं आ रहा, 2,000 रुपए मर गए ना, 2,000 रुपए मर गए ना, तो बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट कितने रुपए भैया, ये भी तो डेबिट होंगे 2,000 रुपए, क्योंकि आरसी को पूरी को क्रेडिट करना है, आरसी को क्या करना है भाई, जो हमारी डेबिट में पूरी पड़ी है ना 5,000 रुपए का आरसी, उसको तो खत्म करना है ना, टू क्या लिख दोगे भैया, जो भी नाम है उसका आरचीज, ठीक है भैया, क्या लिखोगे भैया, क्रेडिट कितने रुपए, 5,000, आगे समझ में, एंट्री किस किस को समझ में नहीं आई, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू आरसीज अकाउंट, क्लियर हो गया। अगर पार्सली पैसा देना चाहती है, सीधे सीधे अमाउंट लिख दे तो बात खत्म होगी, 60 पैसा, 50 पैसा, 45 पैसा, इसमें दे तो आप लिख लोगे, अब तो समझ में आ जाएगा, 1 रुपए कितने का होता है, 100 पैसे का होता है, उस हिसाब से आप उसको जितना भी उसने बोला उस डिवाइडेड बाई 100 कर देना, जितने अमाउंट का कर लोगे। ये दोनों एंट्री समझ में आ गई, बोलो बेटा, लड़की तुम बोलो, समझ में आ रहा है ना, समझ में क्लियर हो रहा है ना, थोड़ी स्पीड तेज है क्योंकि रिवीजन है बेटा, हमारे पास 20-21 दिन में खत्म ही करना और एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना होता है। अब भाई बात क्या होती है, अब क्या होता है, आरची जो 2,000 रुपए मेरे नहीं दे पा रही थी या 5,000 रुपए नहीं दे पा रही थी, उसने मना कर गई, बात खत्म, मैंने उसको बैड डेट्स में डाल दिया, ठीक है। लेकिन बाद में आती है, 1 साल बाद आती है, 6 महीने बाद आती है, जितने भी दिन बाद आती है और कहती है सर आपके जो पैसे रह गए थे वो रख लीजिए, मैं अब आपका पैसा रिटर्न करने लायक, ठीक है। सर तो जानते हैं, इस वजह से मान लो तुम हो, ठीक है। कौन है देखना, तेज आवाज कर रहा है, बोलो शांत रहो, वीडियो बन रही है, सर की क्लास चल रही है, कौन है बोल दिया, आवाज तो बंद नहीं हुई जाना, बोलो जाके, धमका के आओ, बोल के आओ, आ जाओ बेटा जल्दी आओ। हाँ भाई, क्या कह रहा था मैं, सुनो ध्यान से, आती है बंदी और मेरे से क्या बोलती है, सर आप अपना पैसा ले लीजिए, ये रहा, मैं तो जानता हूँ मान लो, लेकिन कंपनी बहुत बड़ी है, जो भी बाद में देने भी आएगा ना कंपनी को, उसको क्या पता कौन था भाई, क्योंकि हम उसको क्रेडिट पहले ही कर चुके हैं, एक बार क्रेडिट कर दिया मतलब आप देखने लायक है नहीं, तो हमारे पास डेबिट क्रेडिट काम खत्म हो गया, बंदी का नाम खत्म, हमारे पास एंट्री नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, कैश तो आया, लेकिन ये भी बताया इसने बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ, क्या हुआ था, जो भी बैड डेट्स में हमने अमाउंट डाल रखा, डेबिट कर रखा था बैड डेट्स, उसको क्या लिख देते हो, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, याद रहेगा, जो पैसा आ रहा है, मान लो 2,000 रुपए आए, तो कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है भैया, उसको बैड डेट्स रिकवर्ड करते हैं, उस बंदी का नाम नहीं लिखेंगे आप, चल गलती से भी आरसी लिख दो, आरसी से आया, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, याद रहेगा। अब भैया ड्रॉइंग फॉर गुड्स,
मैंने बताया था ओनर गुड्स को ड्राइंग कर ले, मैंने यही सिखा रहा था अभी आपको, क्या कर ले भैया, गुड्स खरीद ले, ले ले वो चीनी यूज कर ले अपने पर्सनल यूज के लिए। तो अब भैया ड्राइंग की है, ओनर ने की है तो ड्राइंग की है, तो पता चल गया डेबिट टू। अब भैया सेल्स अकाउंट लिखेंगे, गुड्स किया है क्या, टू तो सेल्स होता है हमेशा, नहीं बेटा, टू परचेज, जितना भी कॉस्ट है उतना ही लगाते हैं ओनर के लिए पैसा। मान लो चीनी हमारी 45 रुपए किलो चल रही है तो 45 रुपए किलो ही लगाएंगे, चाहे उसको तुम 46 रुपए किलो बेच रहे हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ओनर के लिए जितना भी आपने परचेज किया, तो आप हमेशा याद रखना गुड्स को हम परचेज लिखते हैं, टू परचेज, याद रहेगा, सिंपल है ना। तो ये लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, हम क्या करते हैं भैया, चैरिटी में गुड्स को दे दें। मान लो कोई बंदा आया, गरीब बंदा, कहता है यार 2 किलो चीनी दे दो, तो मैंने 2 किलो चीनी उसको प्रोवाइड कर दी। या मान लो बहुत गरीब बच्चा है, मेरे से पढ़ना चाहता है, ठीक है, अब क्या करूं मैं उसको, भैया ऐसा चैरिटी में ही तो पढ़ा रहा हूँ, फ्री में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ किसी बच्चे को, तो जो फीस का अमाउंट है भाई वो तो लिखा जाएगा ना, ठीक है ना। तो मेरे जितने भी खर्चे मतलब हैं उतने का मान लेते हैं, समझ गए, चीनी जितने की आ रही थी उसको उतना ही मानेंगे और चैरिटी में देते हैं। तो ये भी परचेज जितना भी हमारा गुड्स है, गुड्स के लिए बोल रहा हूं, तो क्या करोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी को एज एक्सपेंस ही मानते, क्या मानते भैया, एक्सपेंस ही मानते, लेकिन क्या जाएगा, हमारा सामान जो जा रहा है उसको परचेज, उतने ही कॉस्ट पे, प्रॉफिट रेंज में नहीं लिखते उस पैसे को, उतने में ही लिखते हैं चैरिटी के लिए, ठीक है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब क्या भैया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऐसा फ्री सैंपल, बहुत सारे लोग देखे होंगे फ्री में सैंपल्स बेचते हैं, देते हैं, भैया फ्री है सैंपल यूज करो, तो भैया उसके लिए भी परचेज लिखा जाता है, सेल्स प्रमोशन बोलो या एडवर्टाइजमेंट बोलो, ठीक है। तो इन गुड्स को आप सैंपल के तौर पे दे रहे हो तो वो भी परचेज के तौर पे ही दे रहे हो, उसको अपनी कंपनी से माइनस करोगे तो परचेज। या फिर ऐसा हो जाता है चोरी हो जाती है, देखा है ना। अब कुछ गुड्स ऐसे भी हैं, गुड्स यूज्ड टू फॉर मेकिंग असेट, मान लो मुझे फर्नीचर बनाना है, क्या बनाना है, एक आगे काउंटर बनाना बहुत अच्छा, और मेरी दुकान किसकी है, मेरी है भैया इसी की, बोर्ड्स की, सारे चोबा वगैरह की देखी होगी तुमने, सैनिटरी शॉप, हार्डवेयर की शॉप देखी है ना। अब मैं काउंटर अपने लिए बनाऊंगा तो अपना ही तो बोर्ड यूज कर लूंगा, अपनी चोबा यूज कर लूंगा, तो अपना गुड्स ही तो यूज किया, नहीं समझ में आया, उसको बनाने में फेविकॉल वगैरह सब अपना यूज किया। तो वो जितना भी सामान आप अपने असेट को बनाने में यूज कर रहे हो उसको कॉस्ट प्राइस पे ही सोचते हैं, तो परचेज लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे, फर्नीचर तो बन के तैयार हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, आगे समझ में क्लियर। अब बताओ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर थेफ्ट, या तो आग में जल जाए हमारे गुड्स, या फिर चोर चुरा ले जाए, तो ये थोड़ी ना कहोगे यार खरीदे तो 50,000 रुपए के थे, वो मान लो कोई चीज 50 रुपए की खरीदी और चुरा के ले गया, यार बेचनी थी वो तुम्हें 60 रुपए की, तो 60 रुपए थोड़ी ना लिखोगे, नुकसान तो हमें 50 का ही हुआ है ना। तो अब हमेशा परचेस लिखते हैं उस गुड्स को, क्या लिखते हैं, परचेस। आगे समझ में क्लियर हो गई, अरे बोलो यार। अब ध्यान से सुनो, इफ गुड्स इज नॉट इंश्योर्ड, ये पॉइंट है बेटा, इसमें ध्यान से देखना, अगर इस वाले की बात कर रहे हैं, गुड्स क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, चोर चुरा ले जाए, चुरा ले जाए ना, आप क्या लोगे, लॉस्ट बाई फायर और लॉस्ट बाई थेफ्ट, एक चीज दी गई होगी आपको लिख दिया जाएगा, वो हमारा एक्सपेंस था भैया, हमने डेबिट कर दिया, परचेज लिखना लिख दिया, लेकिन उन गुड्स का हमने क्या करा रहा था, क्या करा रहा था, इंश्योरेंस करा रखा था। जैसे कि कोई कोई बंदा तुम देखोगे, भैंस, गांव में किसान होते हैं भैंस का व्यापार करते हैं, तो भैंसों का भी इंश्योरेंस कर रहे हैं, अगर भैंस मर गई कुछ भी हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पेड करती है। तो ऐसे हमारे गुड्स क्या हो गए भैया, इंश्योर्ड थे। अगर इंश्योरेंस हुआ है भैया हमारा, तो हम क्या करेंगे, अगर नॉट इंश्योर्ड थे, पहले तो देखेंगे इंश्योरेंस नहीं है हमारा, अगर हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो अब गुड्स तो चुरा के ले गया ना सामने वाला बंदा, ले गया ना, हमें लॉस हुआ, तो हमारे पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल देंगे लॉस साइड में, लॉस हो गया हमें, डेबिट साइड में हम क्या कर देंगे, लॉस हो गया हमें, क्या कर दोगे भैया, डेबिट, अगर लॉस हुआ है तो डेबिट, प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट, याद रहेगा, लॉस हुआ है तो डेबिट, लिखते प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लिखते बेशक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन समझा कैसे जाएगा, अगर डेबिट कर रखा है तो वो लॉस हुआ है, अगर वो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रखा है तो वो प्रॉफिट हुआ है, याद रहेगा, कंफ्यूज तो नहीं हो गए तुम लोग, ठीक है भाई, ध्यान से सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर अकाउंट, क्या लिखोगे भैया, लॉस बाई फायर अकाउंट, क्या मतलब हुआ इसका, बोलो, हमारा इंश्योरेंस था नहीं, हमें लॉस हो गया, तो सीधे सीधे प्रॉफिट एंड लॉस में भेजना पड़ेगा इसको, तो सीधे बोल दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर से हुआ, लॉस थेफ्ट से हुआ, जो भी लिखना आप लिख दोगे, ठीक है, चोरी हो गया, थेफ्ट मतलब चोरी हो गया, क्लियर हो गया। अगर ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा इंश्योरेंस करा रखो गुड्स का, तो पूरा इंश्योरेंस करा रखा तो इंश्योरेंस कंपनी देगी भाई, हम क्यों देंगे, सिंपल सी बात है, हम सीधे लिख देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को बुलाएंगे, भाई तुम्हारा खर्चा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देने आएगी, ठीक है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई फायर एंड थेफ्ट, ठीक है भैया, आ गया।
लॉस किसको झेला, किसने झेला, इंश्योरेंस कंपनी ने झेला, हमने नहीं, हमने प्रॉफिट लॉस में नहीं डाला, हमें तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर। अब क्या हुआ भैया, वन ऑन रिकवरी इंश्योरेंस क्लेम। अब अगर पैसा आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, या तो कैश आ रहा है या बैंक में पैसा दे रहा है हमें, ठीक है भैया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ भाई, ध्यान से सुनना भैया, इंश्योरेंस कंपनी ने आधा ही पैसा दे दिया मान लो, और आधा भैया हमें बोल दिया कि नहीं देंगे हम। जितना भी पैसा अगर इंश्योरेंस कंपनी दिया वो तो हमारा डेबिट हो गया इंश्योरेंस अकाउंट कह के, और जो पैसा भैया उसने नहीं दिया, मान लो उसने बोला 10,000 रुपए का तुम्हारा भैया चुरा था, इसमें हम तुम्हें 8,000 रुपए दे सकते हैं। कितने दे सकते हैं, 8,000 दे सकते हैं। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो अब क्या करोगे भैया, इंश्योरेंस कंपनी से हमें जितना भी लॉस हुआ था उसको रख लेंगे, और जिससे नहीं हुआ था उसको हटा देंगे। आ गया समझ में, आ गया समझ में, नहीं आ गया। तो जितना एक्सपेंस हमें हुआ, मान लो, अरे पुराना पीछे वाले देखो, अभी मैंने गलती से आगे कर दिया, ध्यान से सुनो। मान लो इंश्योरेंस कंपनी का 8,000 रुपए देने हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट कितने रुपए भैया, 8,000 रुपए। यहाँ जाना कितना है, पहले हमने पूरा प्रॉफिट लॉस किसको भेज दिया था, इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया था ना। डेबिट में किसको डाल दिया था, इंश्योरेंस को डाल दिया था ना, कि हमने तुमसे इंश्योरेंस कराया है। लेकिन वो देने नहीं आ रहे पैसे, वो तो 8,000 देना चाहते हैं, 2,000 नहीं देना चाहते, तो उसको वापस लोगे ना लॉस अकाउंट, लॉस बाई थेफ्ट। टू क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी। क्यों किया टू इंश्योरेंस कंपनी के लिए, वो ध्यान से देख लेना बेटा, क्योंकि यहां हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दिया था, डेबिट करा दिया था कि इससे मिलेंगे पैसा। तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी बोलते तुमने तो इंश्योरेंस करा रखा है, तो सीधे सीधे तुम क्या डाल दोगे भैया, इंश्योरेंस कंपनी देगी डेबिट में, लॉस हुआ उसका, टूल उसको भी क्या कर दिया भैया, क्रेडिट में डाल दिया। क्लियर हो गया, क्रेडिट कर दिया था आपका। लेकिन अगर रिकवरी के टाइम पे वो कहते हैं हम तो 8,000 रुपए देंगे, नहीं दे रहे 2,000 रुपए, सही है ना। तो रिकवरी के टाइम पे तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना आया आपको, 8,000 रुपए, जितना भी क्लेम एडमिट हुआ, कितना, जितना भी क्लेम 8,000 रुपए एडमिट हुआ, बाकी तो लॉस में था भाई, तो वो हमें दोबारा से डेबिट करना पड़ेगा, जो क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपए वापस डेबिट, ये हमारा खर्चा है। और क्या भैया, दिया कितना, इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा लिखा था, हमने यहाँ पे जो भी लिखा था 10,000 रुपए, तो यहाँ 10,000 ही तो लिखने पड़ेंगे, उसका तो नाम हटाना पड़ेगा ना इंश्योरेंस कंपनी का। आ गया समझ में, इजीली समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना, अरे बोलो यार। चलो, इफ गुड इज नॉट इंश्योर्ड, ये तो करा दिया यार, क्यों नहीं, आगे नहीं हुआ है क्या। क्या लिखा भैया, देखो ये कुछ पॉइंट है, क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस व्हेन परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, पता ही है, लेकिन ये इंस्टेंस है, ऐसे 5 पॉइंट हैं जिनकी वजह से क्या होता है, इनका परचेज अकाउंट को क्रेडिट होना पड़ता है। कौन कौन से, पहला है भैया, अगर गुड्स को क्या करे, ड्रॉइंग करे पर्सनल यूज के लिए, भैया ऑब्वियस सी बात है, उसको परचेज लिखना पड़ता है पर्सनल यूज के लिए। सेकंड भैया क्या होता है, चैरिटी या डोनेशन में हम गुड्स को दे रहे हैं, पता है ना, तो परचेज लिखना पड़ता है। आ गया। तीसरा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, अभी कराया मैंने, फ्री सैंपल में अगर गुड्स को दे रहे हो आप, तब भी परचेज लिखोगे क्रेडिट में। नेक्स्ट, गुड्स यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, अभी जो फर्नीचर बना रहे थे बाबू, जब फर्नीचर बना रहे थे उसको डेकोरेट कर रहे थे, किसको, अरे वो बना रहे थे ना काउंटर टाइप, तो बोर्ड वगैरह चोआ वगैरह यूज कर रहे थे, फर्नीचर तैयार कर रहे थे अपने पर्सनल कंस्ट्रक्शन के लिए। बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन करना, मेरी सीमेंट की फैक्ट्री है, अपनी बिल्डिंग बना रहा हूं, तो सीमेंट तो अपना यूज करूंगा ना मैं, तो जो अपना यूज कर रहा हूं तो उसमें क्या करूंगा, परचेज लिख दूंगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फर्नीचर बना रहे हो, जो भी बना रहे हो उसमें परचेज यूज होती है, क्रेडिट परचेज हो जाती है। ठीक है, परचेज क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं उसको। लास्ट वन, गुड्स चोरी हो जाए, लॉस हो जाए, तो उतने को ही हम मानते हैं। ठीक है भैया, जल जाए, फायर से जल जाए, जो भी हो जाए। ठीक है, क्लियर, अच्छा पॉइंट है भैया, ध्यान से देखो। अब मेन पॉइंट है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की एंट्री में कंफ्यूजन होती है, इस वजह से मैं इसको करा रहा हूं। ठीक है भाई, चलो पहली एंट्री जल्दी बोलो, कितना बज रहा है, 4:15 बज रहा है बेटा, कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, आप लेट थे, आप लेट आए हो। चलो भाई, क्या लिखा है, ट्रांजैक्शंस बोलो जल्दी से। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ओपनड बैंक अकाउंट बाय द डिपॉजिट कैश। समझ में आ गया, अगर हम कोई अकाउंट ओपन कर रहे हैं या पैसे को डिपॉजिट करने जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, मान लो अगर कोई अकाउंट भी पेमेंट, मतलब मैं ओपन करने जा रहा हूँ, 10,000 रुपए से अकाउंट ओपन किया, तो मेरे अकाउंट में ही तो पड़े होते हैं वो 10,000 रुपए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारी जेब में क्या, बैंक अकाउंट खुल गया, बैंक में पैसा पहुंच गया, बैंक तो आ रही है हमारे पास, है ना, और कैश हमारा जा रहा है, कैश चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकाल रहा हूं मैं, तो ड्रॉइंग कर रहा हूं ना,
तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक तो जा रही है, वेरी गुड। कैश विड्रॉल फॉर क्या है, फ्रॉम बैंक ऑफ ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला है भाई बैंक से, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला है, तो कैश आ रहा है कंपनी में, सिर्फ कंपनी में कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है, बैंक जा रही है, बस आगे समझ में। कैश अकाउंट डेबिट पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ये है भैया ऑफिस यूज के लिए, क्लियर हो गया। आगे लिखो, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक, अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, मान लो मुझे सैलरी देनी है, कोई भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस कर रहे हैं, बैंक चेक दे दिया, तो बैंक से तो पैसा कटेगा, बैंक जा रही है, नहीं चेक जा रहा है मतलब बैंक जा रही है, और जो भी एक्सपेंसेस होता है भैया वो डेबिट होता है, क्लियर हो गया ना। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर है ना। मान लो एक्सपेंस को लिख के अगर मैं कहता हूँ सैलरी देनी है मुझे किसी टीचर को, मैं क्या लिखूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, उसको चेक दे दिया टू बैंक अकाउंट, क्या गया भैया हमसे, बैंक अकाउंट, याद रहेगा आराम से। चलो भैया लास्ट वन क्या है भैया, फिफ्थ पॉइंट है इसमें, पेमेंट बाय चेक टू क्रेडिटर, कोई नंदनी क्रेडिटर है हमारी, उसको पेमेंट करना है चेक से, क्रेडिटर थी नंदनी हमारी, नंदनी क्रेडिटर थी तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे क्रेडिट साइड में पड़ी होगी, उसको क्या करना है, पैसा दे दिया तो वो डेबिट में आएगी नहीं आएगी, तो नंदनी को डेबिट कर देंगे, टू क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्लियर हो गया, सिंपल है ना। अब ये वाली पढ़ो भैया, 7वें नंबर की 6ठे नंबर की एंट्री पढ़ो, पेमेंट बाय बैंक ड्राफ्ट टू क्रेडिटर, हमने क्या किया भैया, बैंक ड्राफ्ट से हमने पेमेंट किया, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, बैंक जाएगी हमारी, ठीक है। एंड बैंक चार्जेस अज्यूम्ड 20 रुपीज, हमने बैंक ड्राफ्ट बनवाते हैं, ड्राफ्ट बनवाते हैं ना, तो ड्राफ्ट का पैसा होता है 20 रुपए ले ले बैंक चार्जेस, जितने भी बैंक चार्जेस होते हैं वो हमारे खर्चे ही तो हैं, तो उसे डेबिट में डालते हैं, क्लियर होगा, हमेशा डेबिट में डालते हैं। तो नंदनी को कितने रुपए दे रहे हैं हम, 1000 रुपए देने थे नंदनी को, 1000 रुपए दे दिए, 20 रुपए बैंक चार्जेस लगाए, बैंक पैसा काटेगी ना, तो भैया वो भी हमारा एक्सपेंसेस होगा, उसको भी डेबिट करेंगे। तो कैश कितना चला गया हमारा भैया, 10,020। कैश क्यों लिखोगे भैया, हमने क्या किया है, अच्छा क्रेडिटर को बस बनाया है बैंक चार्जेस देके, ठीक है भैया, तो कैश अकाउंट, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना, क्लियर है भैया। 7वें नंबर की एंट्री पढ़ो, अगर बैंक चार्जेस, बैंक से ही कटते होते पैसे, अगर बैंक चार्जेस, मान लो बैंक ने कहा कि भैया हम तुमसे कुछ पैसे का मतलब हम एसएमएस चार्ज ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, जितने भी चार्जेस होते हैं, एटीएम का चार्ज ले रहे हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, बैंक ने बोला हम चार्ज लेंगे, तो वो खर्चा है ना, बैंक चार्जेस का जो खर्चा है, तो बैंक चार्जेस खर्चा है, एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, किससे कट गया, बैंक से कट गया, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश नहीं गया ना, टू बैंक अकाउंट, याद रहेगी ये वाली एंट्री, इजी है। चलो भाई ये वाला बताओ, चेक या ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर बाय, किसी बंदे से हमें क्या मिल रहा है, चेक मिल रहा है, ओके भाई, एंड डिपॉजिट ऑन द सेम डे, आरची आई सर 10,000 रुपए का चेक है, आप इसको ले लीजिए, मैंने क्या किया, सेम डे, आज देनी है 10,000 रुपए, तुरंत ही बैंक में जमा कर दूं, उसका चेक का कोई मतलब नहीं हुआ, सीधे सीधे क्या कहेंगे, बैंक से पैसा आ गया हमारे बैंक में जमा हो गया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं सॉरी क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू आरची, हमें पेमेंट दिया है क्या, बोलो, डेटर में पड़ी थी ना आरची तो हमारे, उसमें आपने नया क्वेश्चन बोल बनाया ना कस्टमर, कौन सा, बाई के लिए तो करा हमने, मान लो बैंक में सीधे सीधे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक तो आ रही है हमारे पास, बैंक तो आ रही है ना, पैसा जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किससे आ रहा है, आरची से आ रहा है, बाई से आ रहा है, जिससे भी आ रहा है, टू बाई, क्लियर हो गया, समझ में आया नहीं आया। लास्ट वन 9th, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर नंदनी एंड नॉट डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ द सेम डेट, भैया सुनो, नंदनी से पैसा आ रहा है, तो नंदनी तो क्रेडिट में जाएगी, भाई क्रेडिट में जाएगी, लेकिन पैसा आ रहा है, लेकिन सेम डे हमने उसको नहीं भेजा, क्या नहीं भेजा, बैंक में नहीं भेजा, वो चेक हमारे पास रह गया ना, चेक हमारे हाथ में है, या हाथ का मतलब कैश इन हैंडी लिखोगे, चेक इन हैंडी लिखोगे, ऑलवेज क्या लिखोगे, अगर सेम डे आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, अपने पास रख देते हो, उसको चेक इन हैंडी बोलते हैं, तो चेक को क्या बोलोगे, चेक इन हैंड, याद रहेगा, टू किससे आया चेक, वो नंदनी से, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नंदनी अकाउंट, याद रहेगा, सेम डे डिपॉजिट नहीं करना, क्लियर हो गया। लेकिन भैया उसको, भैया जो चेक रिसीव्ड हुआ था हमें, उसका नंबर था 10, डिपॉजिट इनटू बैंक, किसमें कर दिया, चेक को डिपॉजिट करने गए, बैंक तो आ गई, डिपॉजिट होते ही बैंक में पैसा आ गया, टू क्या गया हमारे पास, जो चेक रखा हुआ था, चेक इन हैंड था ना हमारे पास, वो चला गया, तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, याद रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, याद रहेगा ना भैया। लेकिन भाई चेक डिपॉजिट जो बैंक में किया था वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर का मतलब समझते हो, बाउंस हो गया, क्या हो गया भैया, बाउंस हो गया, कि भैया इसमें पैसे ही नहीं है, क्या कर रखा था, किससे आया था, नंदनी से आया था ना, नंदनी को क्रेडिट किया था, उसको वापस भेज दो नंदनी, तो दोबारा से डेबिट हो जा, नंदनी अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट, जो हमारे बैंक में पैसे हमने सेव किए थे उसको हटा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। अब क्या है, चेक डिपॉजिट डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट बाय द कस्टमर एक्स। कोई बंदा ऐसा करता है, मान लो इस लड़की ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ही पैसे जमा करा दिए, तो मेरे पास तो पैसा आ गया नहीं आ गया? अरे बोलो यार, बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिसने भी करा है उसका नाम क्रेडिट करके बात खत्म करो। सही है, डायरेक्टली बैंक में जमा करने पर। अगला पढ़ो, चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर बाई, चेक तो रिसीव हुआ था बाई से, एंड डिस्काउंट हमने अलाउड किया उसे, इज डिपॉजिट इन द बैंक ऑन द सेम डेट। मान लो किससे, कौन बंदा है, कोई बाई बंदा, उससे हमें क्या करना भैया, पैसे लेने हैं, ठीक है, 10,000 रुपए लेने। ध्यान से सुनना भैया, कितने रुपए लेने, 10,000 रुपए। उसको बोला मैं 2% आपको डिस्काउंट दूंगा। कितने परसेंट दूंगा, अगर मेरे को आप बैंक में पैसा आज देते हो तो। उसने बोला ठीक है, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ तुम्हारे बैंक में। क्लियर हो गया, तो पैसा जैसे ही वो जमा करने आया तो मैंने उसको 2% का डिस्काउंट दूंगा। 2% का डिस्काउंट 10,000 रुपए मतलब 200 रुपए, तो वो कितने रुपए जमा कराएगा मेरे पास, 9,800 रुपए तो कराएगा बैंक में जमा। तो मैंने भैया लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 9,800 से। डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट क्या होता है, अलाउड किया है मैंने, तो डिस्काउंट अलाउड भी तो डेबिट होगा सर। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितना, 200 रुपए। उस बंदे का नाम खत्म कर दूं, तू कौन था भैया, बाई था, तो बाई, यही हो गया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड टू बाई अकाउंट। आ गया समझ में, एंट्री समझ में आ गई ना, इजी है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इफ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एस नंबर 14 डिसऑनर्ड, अलाउड डिस्काउंट विल बी डिसअलाउड। उसने क्या कहा था, तो भाई उसने जो चेक जमा किया था ना, हमने तो भाई बैंक अकाउंट में समझ लिया और 200 रुपए उसका डिस्काउंट दिया, उसका नाम काट दिया, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। तो अब हमने गुस्से में हमने कह दिया तेरे को जो डिस्काउंट दिया था वो भी कैंसिल, जो डिस्काउंट दिया था वो भी कैंसिल। और हो गई कैंसिल, ऑब्वियस सी बात है, चेक तो वापस करना पड़ेगा। बैंक का पैसा जो डेबिट कर रखा था उसको क्रेडिट करेंगे। अरे बोलो यार, और जो डिस्काउंट डेबिट कर रखा था उसको भी क्रेडिट करेंगे। जो हमने पिछली एंट्री कर रखी थी उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे ना। इसका क्या कर दोगे सर, जो बंदे थे हमने बाई से, बाई को तो पहले डेबिट किया था, उसको क्रेडिट, जो क्रेडिट किया था ना इसको डेबिट कर लो। टू क्या भैया, बैंक आई थी, बैंक अकाउंट लिख दो। टू क्या भैया, जो डिस्काउंट दिया था उसको भी हटाओ, क्रेडिट में भेजना पड़ेगा ना डिस्काउंट अलाउड को भी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। भाई तेरा चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, तो तुझे डिसअलाउड कर दिया। तो बाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड, जो डेबिट था डिस्काउंट अलाउड उसको क्रेडिट में भेज दिया, तो भैया वापस कर हमारा पैसा। ठीक है, इजी थी एंट्री, इंपोर्टेंट एंट्री थी, समझना चाहिए आपको। ठीक है, अगर ये समझ लिए तो बात खत्म। इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक, अगर इंटरेस्ट हमें देती है बैंक, ऑब्वियस सी बात है, हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो गया, बात खत्म हो गई, बैंक में पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट किसके तौर पे आया, इंटरेस्ट के तौर पे आया, टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दे दिया होगा तो सीधे टन पैसा आ गया ना, बैंक आ गई हमारे अकाउंट में, बस किसके तौर पे, इंटरेस्ट के अकाउंट पे। ये क्रेडिट होगा क्योंकि भैया एक तरह से इनकम सोर्स है। इनकम हमेशा क्या होती है, इनकम एंड रेवेन्यू जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। क्लियर हो गया ना। चलो भाई, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो इंटरेस्ट अब क्या हो गई, डेबिट हो गई। सही है, किससे कटा पैसा, बैंक से ही तो कटा होगा, बैंक चली गई हमारी। आ गया समझ में, इजी है। अब क्या भी, डिविडेंड कलेक्टेड बाई बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अवर, डिविडेंड मिला है ना, डिविडेंड एक प्रॉफिट टाइप ही तो होता है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या है, बैंक में पैसा आ गया, डिविडेंड क्रेडिट हो गया। सही है, मैंने बताया था उल्टा होता, थोड़ा कंफ्यूज करती है चीजें। ठीक है, 18 बैंक लोन टेकन, बैंक लोन टेकन, बैंक ले रहे हैं भैया, बैंक से पैसा आ रहा है, बैंक तो आ रही है, किसके तौर पे आ रही है, लोन के तौर पे। लोन क्या है भैया, क्रेडिट है भैया, क्रेडिटर है ना, लोन तो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जो बढ़ती है वो क्रेडिट करते हैं। बैंक में पैसा आ रहा है, किसके तौर पे आ रहा है, लोन के तौर पे। लोन को क्या करेंगे, क्रेडिट, लाइबिलिटी है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इजी है। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक में पैसा जमा कर दिया, बैंक चली गई हमारी, कैश चला गया, बैंक चली गई, कौन, लोन को खत्म कर दो, क्रेडिट थी, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सिंपल सी बात है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होता है, डेबिट करते हैं, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इजी है ना। अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया बाई चेक, लगातार बोल रहा हूं यार है ना, स्पीड से, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पेड किया चेक के थ्रू, तो इंश्योरेंस का एक खर्चा ही तो है, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चला गया। इजी है ना। चलो भाई, चलो भाई, नेक्स्ट एंट्री क्या है भाई, जल्दी बोलो। 22B, बैंक ट्रांजैक्शंस की अच्छी एंट्रीज हैं, 20-22 एंट्रीज हैं जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, चेक रिसीव फ्रॉम आर्ची इज एंडोज्ड टू भूमि ऑन जनवरी 22 जनवरी, भाई इंपॉर्टेंट डे है ना। क्या होगा भाई,
एंडोज्ड मतलब समझ लो, मुझे भाई भूमि से पैसा आना था, भूमि ने बोला अजीत सर आपको आर्ची पैसा दे जाएगी। कौन दे जाएगी? चेक दे जाएगी आपको। चेक मैंने ले लिया, लेकिन किसका चेक था भाई? मुझे आरसी से मतलब क्या? बोलो, मेरे पास चेक आ रहा है सीधे सीधे बैंक अकाउंट, मतलब पहले क्या था? किससे पैसा आ रहा है? भूमि से आ रहा है, आरसी से आ रहा है? आरसी ने तो सिर्फ दिया है, किसके तौर पे? भूमि के तौर पे, है ना? है तो एक्चुअल में भूमि का ना वो, तो भूमि का तो लिखूंगा मैं, तो भूमि अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, वो जमा नहीं किया मैंने अभी, ठीक है। लेकिन जो इट चेक, भूमि का जो चेक था वो हमारा डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया, क्या करें भाई? डिसऑनर हो गया तो सीधी सी बात है, दोबारा से आरची को ही तो डेबिट करना पड़ेगा, आरची को वापस कर दो भैया, ठीक है। क्या? टू भूमि अकाउंट, जो भूमि को डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर दो। क्लियर है? आ गया ना? क्लियर है भैया? चलो भैया, अच्छे क्वेश्चन है। आप बताओ भैया, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लांट और अ रिएक्शन ऑफ बिल्डिंग। देखो ध्यान से, मान लो मैंने कोई फर्नीचर खरीदा या मशीनरी खरीदी, देखो भैया क्या खरीदी? मशीनरी खरीदी 1,00,000 रुपए की, कोई परेशानी तो नहीं? सही है भैया। क्या लिखते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जिससे भी पैसा देना चाहते हो, डेबिट हो रही है, सेट हमारी डेबिट हो रही है। लेकिन अब मैंने क्या, उसको लाने ले जाने में, उसको बनाने में कुछ खर्चा कर दिया, कैरिड मुझे लाने में कुछ एक्सपेंसेस हो गए। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, प्लांट पे, मशीनरी पे, जो भी हमारे क्या होते हैं भैया, फिक्स सेट होती है, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं उस खर्चे में, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट करेंगे हम। क्या भैया? जितने भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, मान लो 50,000 तो ज्यादा हो जाएगा, 5,000 रुपए का एक्सपेंस हो, कितने का हो गया? 5,000 का एक्सपेंस, तो कितने रुपए? 5,000 और जाएंगे। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए सर? 1,05,000 रुपए। कितना लिखोगे सर? 1,05,000 रुपए। किसी को समझ में नहीं आया? किस किस को समझ में नहीं आया? क्रेडिट होगा ये, बोलो। नहीं आया? पक्का आ गया ना? कोई ऐसी एंट्री जो तुम्हें समझ में नहीं आई हो अभी तक? बैंक से रिलेटेड सारी एंट्री मैंने करा दी है भैया। चैरिटी वगैरह में किसी में पैसा देना वो तुम्हें आता है। परचेज और सेल की तो तुम्हें बहुत इजी एंट्री थी, उनको बताने की मुझे जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। परचेज अकाउंट, गुड्स को परचेज करना, रिवीजन कर रहे हो यार, ये सारी एंट्री। वैसे मुझे लगता है ऐसी कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना भाई। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, दोस्तों तक पहुंचाओ वीडियो को जितना हो सकता है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।